नमस्कार। आज हम एक विमान दुर्घटना के बाद उस ब्लैक बॉक्स के मुश्किल लेकिन बहुत ज़रूरी सफ़र पर बात करेंगे। हाँ, मतलब कैसे वो मिलता है, कैसे उससे जानकारी निकाली जाती है, ये पूरी प्रक्रिया। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो यही बताती है कि कैसे इस छोटे से डिवाइस से महत्वपूर्ण जानकारी निकालकर उसकी जांच होती है। मकसद यही है कि इस पूरी जटिल प्रक्रिया को थोड़ा आसानी से समझें। हम्म। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ बॉक्स को ढूंढना नहीं है, बल्कि उसे लैब तक ले जाना, डेटा निकालना, समझना, ये एक लंबी कहानी है। सही कहा। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? हम्म। जाहिर है दुर्घटना स्थल से, पर इन्हें ढूंढना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर अगर विमान पानी में गिरा हो। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसलिए ये बॉक्स, जिन्हें हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो असल में काले नहीं होते। अच्छा। हाँ, वो चमकीले नारंगी रंग के होते हैं, ताकि मलबे में आसानी से दिख जाएं। और पानी के नीचे खोजने के लिए उनमें एक खास चीज लगी होती है, अंडर वाटर लोकेटर बीकन। फिंगर कहते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, पिंगर। ये एक तरह की ध्वनि सिग्नल, मतलब आवाज छोड़ता है, जिसे खोज दल के उपकरण पकड़ सकते हैं। हम्म। स्रोत बताते हैं कि ये पिंगर लगभग 30 दिनों तक हर सेकंड सिग्नल भेज सकता है। 30 दिन? हम्म। ये तो काफी समय है खोज के लिए। हाँ, गहरे समुद्र में भी खोजने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो जब ये सिग्नल मिल जाता है, तब क्या होता है? गोताखोर जाते हैं? हाँ, कभी कभी प्रशिक्षित गोताखोर, लेकिन ज्यादातर मामलों में, खासकर गहरे पानी में, रिमोट से चलने वाले वाहन भेजे जाते हैं। आरओवीज कहते हैं उन्हें। अच्छा, रोबोट्स जैसे। हाँ, एक तरह से। ये वाहन समुद्र की गहराई में जाकर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी एफडीआर। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीआर? बिल्कुल, इन दोनों को, जिन्हें मिलाकर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ढूंढकर सतह पर लाते हैं। ये रिकवरी ऑपरेशन अपने आप में बहुत नाजुक होता है। समझ सकती हूँ। अच्छा, तो बॉक्स मिल गया, अब उसे घटनास्थल से लैब तक सुरक्षित पहुंचाना भी एक अहम पड़ाव होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। इन्हें बड़ी सावधानी से पैक करके अधिकृत लैब तक पहुंचाया जाता है। जैसे अमेरिका में एनटीएस भी है। फ्रांस में बीईए। हाँ, और भारत में डीजीसीए के तहत एआईआईबी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये एजेंसियां पक्का करती हैं कि बॉक्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। और लैब में पहुंचने के बाद क्या वो उसे तुरंत खोलकर डेटा देखना शुरू कर देते हैं? नहीं नहीं, एकदम से नहीं। पहले विशेषज्ञ बॉक्स की बाहरी हालत देखते हैं, उसका आकलन करते हैं। और मजे की बात यह है, स्रोत बताते हैं कि ये बॉक्स इतने मजबूत होते हैं कि भयंकर आग, दबाव, टक्कर सब झेल जाते हैं। वाह। तो बाहर से भले ही वो बुरी तरह जला या टूटा हुआ दिखे, अंदर की जो मेमोरी यूनिट है वो अक्सर सुरक्षित रहती है। अच्छा। विशेषज्ञ उसे बड़ी सावधानी से निकालते हैं, साफ करते हैं और फिर खास उपकरणों से डेटा डाउनलोड करते हैं। कभी कभी चिप को सीधे भी बढ़ना पड़ता है अगर कनेक्टर खराब हो गए हों। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, डेटा। एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसमें क्या क्या होता है? सुना है 25 घंटे से भी ज्यादा का डेटा। हाँ, एफडीआर में तो बहुत कुछ होता है। विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन कैसा चल रहा था, पायलट ने क्या कंट्रोल इनपुट दिए, जैसे जॉयस्टिक हिला या नहीं, ऑटो पायलट ऑन था या ऑफ। बिल्कुल, फ्लैप्स की पोजीशन क्या थी, सैकड़ों, कभी कभी हजारों पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं, हर सेकंड कई कई बार। सही है। इससे विमान के बर्ताव की पूरी तस्वीर मिल जाती है। और सीवीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसमें तो शायद सिर्फ आखिरी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। हाँ, बिल्कुल सही। सीवीआर में कॉकपिट के अंदर की सारी आवाजें होती हैं, पायलट को पायलट की बातचीत, एटीसी से कम्युनिकेशन, सिस्टम की चेतावनियां, अलार्म। और इंजन वगैरह की आवाज भी। हाँ, पृष्ठभूमि की आवाजें भी। ये रिकॉर्डिंग एक लूप पर चलती है, मतलब हर 2 घंटे में पुरानी वाली मिटती जाती है, नई रिकॉर्ड होती रहती है। अच्छा, इसलिए सिर्फ आखिरी 2 घंटे। हाँ, एक तो पायलटों की गोपनीयता का भी ध्यान रखना होता है और दूसरा, जांच के लिए आमतौर पर दुर्घटना से ठीक पहले के पल सबसे अहम होते हैं। तो अब हमारे पास ये दोनों तरह का डेटा है, तकनीकी और ऑडियो। जांचकर्ता इन दोनों को मिलाकर पूरी कहानी कैसे बनाते हैं? यहीं से असली विश्लेषण, मतलब एनालिसिस शुरू होता है। विशेषज्ञ एफडीआर डेटा और सीवीआर ऑडियो को समय के हिसाब से मिलाते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। ताकि पता चले कि जब विमान अजीब बर्ताव कर रहा था, तब कॉकपिट में क्या चल रहा था। एकदम सही है। क्या कोई चेतावनी बज रही थी, पायलट क्या बात कर रहे थे, आवाज के उतार चढ़ाव से उनके तनाव का स्तर भी समझने की कोशिश की जाती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि एफडीआर डेटा से कंप्यूटर पर 3D सिमुलेशन बनाते हैं, जिससे विमान कैसे उड़ा, कैसे गिरा, वो सब विजुअली देख सकें। ये तो काफी गहन जांच पड़ताल है। तो इस सब का आखिरी मकसद क्या है? बस ये जानना कि क्या हुआ था? जानना तो है ही,
पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि क्यों हुआ। अच्छा, कारण जानना। हाँ, क्या पायलट की कोई चूक थी, कोई तकनीकी खराबी, मौसम का असर था या सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी? जी। इस विश्लेषण से ये सब पता लगाने में मदद मिलती है और यही निष्कर्ष फिर दुर्घटना की अंतिम जांच रिपोर्ट का आधार बनते हैं। और उन रिपोर्ट्स में फिर सुरक्षा के लिए सुझाव भी होते होंगे? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सुरक्षा सिफारिशें, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। हाँ, इन सिफारिशों के आधार पर विमानों के डिजाइन बदलते हैं, नियम बदलते हैं, पायलटों की ट्रेनिंग बेहतर होती है। ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी असल में अनगिनत जाने बचाने में मदद करती है। तो संक्षेप में कहें तो एक नारंगी डिब्बे की खोज से शुरू हुआ ये सफर लैब की बारीकी से होती जांच से गुजरकर आखिरकार दुनिया भर में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने में योगदान देता है। बिल्कुल। और जब हम इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं तो ये कमाल लगता है कि कैसे एक त्रासदी के मलबे से निकले ये उपकरण हमें भविष्य के लिए इतने अहम सबक सिखाते हैं। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये भविष्य की सुरक्षा की कुंजी है। ये सोचने वाली बात है कि आगे और क्या तकनीकी तरक्की होगी जो इस जांच को और भी बेहतर बना सकेगी।